ट्रेन की वो रात अवनी के लिए स्मृतियों का समंदर थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि देवराज की नींद उतनी गहरी नहीं थी जितनी वो समझ रही थी। देवराज ने अवनी के उन फुसफुसाते हुए शब्दों को सुन लिया था, मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी के लिए चुना था। अगली सुबह जब ट्रेन एक ऊंची बर्फीली घाटी के पास बने एक निजी स्टेशन पर रुकी तो देवराज अवनी को हाथ पकड़कर बाहर ले गया। वहां एक ग्लास केबिन था जो सीधे बर्फ की खाई के मुहाने पर बना था। अंदर पहुंचते ही देवराज ने अवनी को दीवार से सटा दिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। उसकी नजरों में आज अधिकार के साथ साथ एक अजीब सा अपराध बोध था। अवनी, मैंने कल रात तुम्हारी आवाज सुनी, देवराज ने उसकी गर्दन के पास अपने होंठ ले जाते हुए कहा। मैंने वो शर्त सिर्फ इसलिए रखी थी क्योंकि मैं तुम्हें उस दिन खोना नहीं चाहता था। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें अपनी दौलत और इमारतों से खरीद लूंगा, लेकिन कल रात मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे पिता की मजबूरी का फायदा उठाया था। अवनी की आंखें भर आईं। देवराज ने अपनी जेब से एक मखमली डिब्बा निकाला और उसमें से एक काले हीरे की अंगूठी निकाली। ये उस समझौते का अंत है अवनी, आज से तुम मेरी शर्त नहीं हो, तुम स्वतंत्र हो। अगर तुम चाहो तो इस स्टेशन से अगली ट्रेन तुम्हें वापस तुम्हारी पुरानी दुनिया में ले जा सकती है। अवनी ने उस अंगूठी को देखा और फिर देवराज को। उसने बिना कुछ कहे देवराज की शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। उसने शर्ट को नीचे गिराया और देवराज के नग्न सीने पर अपना सिर रख दिया। आज़ादी वो नहीं होती देवराज जहां कोई बंधन न हो। आज़ादी वो है जहां हम खुद चुन सकें कि हमें किसका कैदी बनना है, अवनी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसने देवराज का हाथ पकड़कर उसे अपने रेशमी अधोवस्त्र के फीतों की ओर ले गई। उस ठंडी बर्फीली सुबह में उस कांच के केबिन के भीतर उनका मिलन अब तक का सबसे भावनात्मक और उग्र मिलन था। ये अब किसी समझौते का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक प्रायश्चित था। देवराज का हर स्पर्श अवनी से माफी मांग रहा था और अवनी का हर प्रत्युत्तर उसे ये बता रहा था कि वो उसे माफ कर चुकी है। उसने अवनी को उस कांच की दीवार पर झुका दिया जिसके पीछे सफेद बर्फ का दरिया था। बाहर की ठंडक और उनके जिस्मों के बीच जलती वो आग एक दूसरे को चुनौती दे रही थी। देवराज ने अवनी के पैरों को अपनी कमर पर जकड़ लिया और उसे उस चरम आनंद की ओर ले गया जहां आत्माएं जिस्म की सीमाओं को तोड़ देती हैं। जब वे उस चरम बिंदु पर पहुंचे तो अवनी की आंखों से निकले आंसू देवराज के कंधों पर गिरकर जम गए। वह पल उनकी नई शुरुआत का गवाह बना। कुछ देर बाद देवराज ने अवनी की उंगली में वो अंगूठी पहना दी और कहा, अब तुम मेरी म्यूज नहीं अवनी, अब तुम मेरी हकीकत हो। कांच के उस केबिन में हुए आत्मिक मिलन और उस अंगूठी के वादे ने उनके रिश्ते को एक नई पवित्रता दे दी थी। देवराज ने तय किया कि उनकी शादी कोई सामाजिक तमाशा नहीं होगी, बल्कि एक निजी अनुष्ठान होगा। वो अवनी को ग्रीस के एक सुदूर और निजी टापू पर ले गया जहां नीले समंदर के बीच एक प्राचीन पत्थर का महल बना था। शादी की रात पूरा महल सफेद मोगरे के फूलों और हजारों दियों से महक रहा था। अवनी ने इस रात सफेद रंग की एक शिफॉन साड़ी पहनी थी जो इतनी झीनी थी कि चांद की रोशनी उसके पार जा रही थी। उसने गहनों के नाम पर केवल वही काले हीरे की अंगूठी और गले में देवराज के नाम का एक सोने का बारीक धागा पहना था। देवराज उसे महल की छत पर ले गया जहां संगमरमर का एक विशाल बिस्तर लगा था जिसके चारों तरफ पारदर्शी रेशमी पर्दे हवा में लहरा रहे थे। अवनी, आज कोई अनुबंध नहीं है, कोई शर्त नहीं है। देवराज ने अवनी के करीब आकर उसके माथे पर सिंदूर की जगह अपनी उंगली से एक लाल वाइन का तिलक लगाया। आज तुम सिर्फ मेरी पत्नी हो, मेरी रूह की मालिक। उसने अवनी को धीरे से उस बिस्तर पर लिटाया। अवनी की साड़ी का पल्लू हवा के झोंके से सरक गया, जिससे उसका निखरा हुआ बदन उस चांदनी रात में चमकने लगा। देवराज ने पास रखे एक चांदी के कलश से गुलाब जल और दूध का मिश्रण लिया और उसे अवनी के पैरों से ऊपर की ओर धीरे धीरे छिड़कना शुरू किया। देवराज, यह एहसास जैसे मैं फिर से जन्म ले रही हूं। अवनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आवाज में गहरी तृप्ति थी। देवराज ने झुककर अवनी के होठों को अपने चुंबन में भर लिया। यह चुंबन पहले की तुलना में बहुत धीमा, लंबा और भावनात्मक रूप से भारी था। उसने अवनी की साड़ी को पूरी तरह हटा दिया और उस सफेद रेशमी बिस्तर पर उनके जिस्मों का मिलन एक पवित्र यज्ञ की तरह शुरू हुआ। आज देवराज की हर हरकत में एक अजीब सा ठहराव था। वो अवनी के बदन के हर हिस्से को ऐसे पूज रहा था जैसे वो कोई मंदिर हो। अवनी की सिसकियां अब डर या उत्तेजना की नहीं, बल्कि एक गहरे सुकून की थीं। समंदर की लहरें नीचे चट्टानों से टकराकर उनके मिलन की गवाह बन रही थीं। जैसे जैसे रात परवान चढ़ी, उनका जुनून अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा। जब वे उस चरम सुख के शिखर पर पहुंचे तो अवनी ने देवराज को इतनी मजबूती से पकड़ा जैसे वह उसे अपने भीतर समा लेना चाहती हो। उस पल में अवनी को अपने पिता का संघर्ष, देवराज की शर्त और अपना बीता हुआ कल, सब कुछ सार्थक लगने लगा। सुबह जब सूरज की पहली किरण ने उस टापू को छुआ तो वे दोनों एक दूसरे की बाहों में नग्न अवस्था में सोए हुए थे।
अवनी की उंगली की वो अंगूठी और उसके गले का वो धागा अब उसकी पहचान बन चुके थे। ग्रीस के उस सुनहरे टापू पर बिताई गई उनकी शादी की पहली रात जितनी खूबसूरत थी, अगली सुबह उतनी ही भयानक साबित होने वाली थी। देवराज और अवनी का ये सुखद संसार एक ऐसे धमाके के साथ हिलने वाला था जिसकी कल्पना अवनी ने कभी नहीं की थी। सुबह जब अवनी उठी तो उसने देखा कि देवराज कमरे में नहीं था। वह उसे ढूंढती हुई महल के निचले हिस्से में बने प्राइवेट ऑफिस की ओर गई। वहां का दरवाजा आधा खुला था। अंदर देवराज किसी से फोन पर बहुत गुस्से में बात कर रहा था। मैंने कहा था ना कि उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए। उस कंस्ट्रक्शन साइट की पुरानी फाइल्स को जला दो। अगर अवनी को जरा भी शक हुआ कि उसके पिता को जेल भेजने की साजिश मैंने ही रची थी तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। अवनी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो पत्थर की मूरत बन गई। जिस इंसान को वो अपना रक्षक समझ रही थी, जिससे उसने कल रात अपनी रूह तक का सौदा कर लिया था, वही उसके पिता की बर्बादी का असली गुनगुना था। देवराज ने उसे दरवाजे पर खड़े देख लिया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अवनी, मैं समझा सकता हूँ। क्या समझाओगे देवराज? अवनी की आवाज में दर्द से ज्यादा नफरत थी। कि तुमने पहले मेरे पिता की इज्जत लूटी ताकि तुम मेरा जिस्म खरीद सको। तुमने ये पूरा खेल सिर्फ मुझे पाने के लिए रचा था। देवराज उसके करीब आने की कोशिश करने लगा। अवनी, उस वक्त मैं तुम्हें पाने के लिए पागल था। मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे इतना प्यार करने लगूंगा। वो सिर्फ एक बिजनेस डील थी, लेकिन अब तुम मेरी जान हो। अवनी ने पीछे हटते हुए अपनी उंगली से वो काले हीरे की अंगूठी निकाली और उसे देवराज के चेहरे पर फेंक दिया। प्यार सौदेबाजी से नहीं पैदा होता देवराज। तुमने मुझे अपनी म्यूज बनाया, अपनी पत्नी बनाया, लेकिन तुमने कभी मुझे एक इंसान नहीं समझा। अवनी वहां से भागती हुई टापू के किनारे की ओर गई। देवराज उसके पीछे भागा। बारिश शुरू हो चुकी थी और समंदर की लहरें अब उग्र हो गई थीं। अवनी एक ऊंची चट्टान के किनारे पर खड़ी थी। अवनी, रुक जाओ, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। ये मेरा टापू है, देवराज चिल्लाया। अवनी मुड़ी। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। तुमने मेरी दुनिया खरीदी थी देवराज, लेकिन मेरी रूह अभी भी मेरी है। अगर तुम मुझे कैद करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे जिस्म की लाश मिलेगी। इससे पहले कि देवराज उसे पकड़ पाता, अवनी ने उस ऊंची चट्टान से गहरे काले समंदर में छलांग लगा दी। देवराज की एक चीख पूरे टापू पर गूंज उठी। वो पागलों की तरह पानी में कूदने ही वाला था कि उसके सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। समंदर की लहरें अवनी को अपने भीतर खींच चुकी थीं। चट्टान से उस गहरे काले समंदर में अवनी की छलांग ने देवराज की दुनिया को एक पल में राख कर दिया था। देवराज हफ्तों तक उस टापू पर पागलों की तरह अवनी को ढूंढता रहा, लेकिन समंदर ने उसे वापस नहीं लौटाया। दुनिया की नज़र में अवनी मर चुकी थी और देवराज एक जिंदा लाश बन चुका था। 1 साल बाद देवराज अब पहले जैसा बिजनेस टाइकून नहीं रहा था। वो शराब और अकेलेपन में डूबा रहता था। तभी उसे पेरिस के एक गुमनाम आर्ट गैलरी से एक निमंत्रण मिला। उस गैलरी की सबसे खास पेंटिंग का नाम था द आर्किटेक्ट्स बिट्रेयल। जब देवराज वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वो पेंटिंग हुबहू उस रात का नजारा थी जब अवनी ने छलांग लगाई थी। पेंटिंग बनाने वाली कलाकार का नाम था म्यूज। देवराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गैलरी के पिछले हिस्से में बने एक निजी केबिन में पहुंचा। वहां अंधेरा था, सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। सामने एक औरत बैठी थी जिसकी पीठ देवराज की तरफ थी। अवनी, देवराज की आवाज कांप रही थी। वो औरत धीरे से मुड़ी। वो अवनी ही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी। उसके चेहरे पर एक लंबा गहरा निशान था, उस रात चट्टानों से टकराने की निशानी। उसने लाल रंग की एक बेहद बोल्ड ड्रेस पहनी थी और उसके हाथ में एक वाइन का गिलास था। तुम बच गई। देवराज घुटनों के बल गिर पड़ा। मैं बच गई देवराज, लेकिन वो अवनी मर गई जो तुमसे प्यार करती थी, अवनी ने ठंडी आवाज में कहा। उसने पास आकर देवराज की ठुड्डी को ऊपर उठाया। तुमने मुझे अपनी म्यूज बनाया था ना? अब देखो, मैंने तुम्हारी बर्बादी को अपनी कला बना लिया है। देवराज ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। अवनी, मुझे सजा दो, लेकिन मुझे छोड़ो मत। मैं अपनी पूरी जागीर, अपनी हर इमारत तुम्हारे नाम कर दूंगा। अवनी ने एक फीकी मुस्कान के साथ अपने पैर देवराज के सामने फैला दिए। दौलत? वो तो तुमने पहले ही छीन ली थी। अब मुझे कुछ और चाहिए। तुमने मुझे 1 साल अपनी शर्तों पर रखा था। अब अगले 1 साल तुम मेरे गुलाम बनकर रहोगे। जैसे मैं तुम्हारी हर फंतासी का हिस्सा थी, अब तुम मेरी हर नफरत का हिस्सा बनोगे। अवनी ने मेज पर रखा एक चमड़े का पट्टा देवराज की ओर फेंका। पहन लो इसे, अगर तुम सच में अपनी खता का प्रायश्चित करना चाहते हो। आज रात से खेल के नियम मैं तय करूंगी। देवराज, जो कभी पूरी दुनिया पर हुक्म चलाता था, ने बिना एक शब्द कहे उस पट्टे को उठा लिया। उसकी आंखों में अवनी को खोने का डर अब उसकी नफरत सहने की ताकत बन चुका था। उस रात पेरिस के उस अंधेरे कमरे में प्यार और नफरत का एक नया और उग्र अध्याय शुरू हुआ।
अवनी ने देवराज को उस बिस्तर पर गिरा दिया जहां वो कभी खुद बेबस होती थी। आज उसका स्पर्श कोमल नहीं बल्कि दर्दनाक और अधिकारपूर्ण था। पेरिस के उस अंधेरे और आलीशान कमरे में फिजा बदल चुकी थी। जो देवराज कभी अपनी उंगलियों पर अवनी को नचाता था, आज वो उसी अवनी के पैरों के पास फर्श पर बैठा था। अवनी ने हाथ में वाइन का गिलास पकड़ा था और उसकी नजरों में प्रतिशोध की एक ठंडी आग थी। देवराज, तुम्हें याद है? अवनी ने झुककर उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाया। तुमने कहा था कि तुम आर्किटेक्ट हो और मैं तुम्हारी रचना। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि जब एक रचना अपने बनाने वाले को ही मिटाने पर उतर आए तो कैसा महसूस होता है। अवनी ने मेज पर रखी एक रेशमी पट्टी उठाई और देवराज की आंखों पर कसकर बांध दी। अंधेरा तुम्हें पसंद था ना? अब इसी अंधेरे में मेरी नफरत को महसूस करो। उसने देवराज की शर्ट के बटन एक एक करके बड़ी बेरहमी से तोड़े। उसने एक मेटालिक फेदर लिया और उसे देवराज के सीने पर रगड़ना शुरू किया। वह स्पर्श कोमल नहीं था, उसकी धार देवराज की त्वचा पर लाल निशान छोड़ रही थी। देवराज के मुंह से एक सिसकी निकली, लेकिन वो हटा नहीं। ये दर्द तुम्हें उस धोखे की याद दिलाएगा जो तुमने मेरे पिता और मेरे साथ किया। अवनी ने फुसफुसाते हुए उसके कानों को अपने दांतों से काटा। उसने देवराज को बिस्तर के कोनों से लगे पीतल के छल्लों से जकड़ दिया। अब देवराज पूरी तरह असहाय था। अवनी ने पास रखे एक आइस बकेट से पिघला हुआ बर्फीला पानी उठाया और उसे अचानक देवराज के गर्म बदन पर उड़ेल दिया। देवराज का शरीर झटके से कांप उठा। अवनी, जो चाहो करो, बस मुझे अपने से दूर मत करना, देवराज ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। अवनी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी ड्रेस की जिप नीचे गिराई और नग्न होकर देवराज के ऊपर बैठ गई। उसका स्पर्श आज प्यार भरा नहीं बल्कि एक जंगली जुनून से भरा था। उसने देवराज को चूमना शुरू किया, लेकिन उन चुंबनों में मिठास नहीं बल्कि एक कड़वाहट और अधिकार था। उनका मिलन उस रात एक युद्ध जैसा था। अवनी आज शिकार नहीं, शिकारी थी। वो देवराज के शरीर के हर उस हिस्से पर अपना अधिकार जमा रही थी जिसे देवराज कभी अपना गौरव समझता था। हर हरकत के साथ वो उसे याद दिला रही थी कि अब उसकी सत्ता खत्म हो चुकी है। जब वे उस चरम रोमांच पर पहुंचे तो अवनी ने देवराज के कानों में चीखते हुए कहा, आज से तुम्हारी हर सांस मेरी इजाजत से चलेगी। देवराज खन्ना पसीने से लथपथ और थके हुए जब वे अलग हुए तो अवनी ने उसकी आंखों से पट्टी हटाई। देवराज की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें एक अजीब सा सुकून भी था कि कम से कम वो अवनी के पास तो है। अवनी बिस्तर से उठी और अपनी ड्रेस पहनते हुए कहा, कल सुबह हम भारत वापस जा रहे हैं, तुम्हारे उस पेंट हाउस में, लेकिन इस बार मालिक मैं हूंगी। भारत लौटते ही हवा बदल चुकी थी। देवराज खन्ना का वो आलिशान पेंट हाउस जो कभी उसकी ताकत का प्रतीक था, अब अवनी का सुपरिटियल पिंजरा बन चुका था। अवनी ने कानूनी तौर पर देवराज के साम्राज्य के आधे मालिकाना हक पर दस्तखत करवा लिए थे। वो अब केवल उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसकी बॉस थी। घर पहुंचते ही अवनी ने देवराज को उसके अपने ही बेडरूम से निकाल दिया और उसे सर्वेंट्स क्वार्टर के बगल वाले एक छोटे से स्टोर रूम में रहने का आदेश दिया। देवराज, विलासिता का स्वाद तुमने चखाया था, अवनी ने हॉल में एक विशाल सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। उसने गहरे लाल रंग का एक वेलवेट गाउन पहना था जिसका गला काफी गहरा था। अब तुम देखोगे कि अभाव में जुनून कैसे पलता है। उस रात अवनी ने पेंट हाउस के पूल एरिया में एक शानदार पार्टी रखी थी। शहर के बड़े बड़े व्यापारी वहां मौजूद थे। अवनी ने देवराज को आदेश दिया कि वो पूरी रात एक निजी वेटर की तरह उसके पास खड़ा रहे और सिर्फ वही करे जो वो कहे। पार्टी के बीच में अवनी ने जानबूझकर एक रईस बिजनेसमैन के साथ हाथ मिलाया और उसके करीब होकर बात करने लगी। देवराज की मुट्ठियां भिंज गईं, उसकी आंखों में खून उतर आया, लेकिन वो हिल नहीं सका। जब मेहमान चले गए, अवनी ने देवराज को अपने कमरे में बुलाया। वो नशे में थोड़ी धुत थी और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। तुम्हें जलन हो रही थी न देवराज? अवनी ने उसे अपनी ओर खींचते हुए उसके गले की टाई को हाथ में लपेट लिया। वही जलन जो मैंने तब महसूस की थी जब मुझे पता चला कि मेरा ईश्वर ही मेरा सबसे बड़ा शैतान है। उसने देवराज को घुटनों पर बैठने का इशारा किया। उसने एक चाबुक उठाया और उसे धीरे से देवराज के गालों पर रगड़ा। आज तुम मुझे मनाओगे, लेकिन शब्दों से नहीं। आज तुम साबित करोगे कि तुम मेरे पैरों की धूल बनने के काबिल भी हो या नहीं। अवनी ने उसे बिस्तर की ओर धकेला। आज का रोमांस एक डार्क फंतासी जैसा था। अवनी ने उसे अपनी बाहों में तो लिया, लेकिन उसके साथ खेलते हुए उसे बार बार उस चरम सुख की दहलीज तक ले जाकर पीछे छोड़ देती। वो उसे तड़पा रही थी। अवनी, प्लीज मुझे खत्म कर दो, पर ऐसे मत तड़पाओ। देवराज ने सिसकते हुए उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। अवनी ने उसके बालों को खींचकर उसका सिर पीछे झुकाया और उसके होठों को बेरहमी से चूम लिया। तड़पना तो अभी शुरू हुआ है देवराज। उस रात उस आलीशान कमरे की दीवारों ने एक नए तरह का समर्पण देखा। देवराज ने अवनी के हर अपमान को एक वरदान की तरह स्वीकार किया। उनके जिस्मों का टकराव आज नफरत और जुनून की एक ऐसी आग उगल रहा था जो पूरे पेंट हाउस को जला सकती थी।
अवनी ने उसे तब तक शांत नहीं होने दिया जब तक देवराज पूरी तरह निढाल होकर उसके पैरों के पास नहीं गिर गया। जब सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से आई, अवनी ने देखा कि देवराज नींद में भी उसका हाथ थामे हुए था। उसकी आंखों से एक आंसू निकलकर देवराज के गाल पर गिरा। क्या ये नफरत थी या अभी भी वही पुराना अटूट प्यार?